हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे एक बहुत ही स्पेशल एनिमल के बारे में। और इतना कुछ है इस एनिमल के बारे में जानने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आई थॉट कि एक वीडियो बना देना चाहिए इसके ऊपर। क्रोकोडाइल जो है ये इतना स्पेशल जानवर है कि ये कभी भी बूढ़ा नहीं होता, ये हमेशा जवान रहता है। एवरेज लाइफ जो क्रोकोडाइल की है वो 70 साल के आसपास होती है। ठीक है, अगर वो जंगलों में रह रहा है। अगर वो चिड़ियाघर में है तो 140 साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। अब एडल्टहुड, ये जो जवान होता है ये 15 साल की एज के आसपास जाके क्रोकोडाइल एडल्ट होता है। तो जैसा ये 15 साल की एज में होता है ना, जब ये जवान होता है, वैसे ही ये लास्ट दिन तक जब ये मरता है सेम होता है। इसकी एजिंग नहीं होती, बायोलॉजिकल इसकी एजिंग नहीं होती, या अगर कहोगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। मतलब जो ताकत और जो स्पीड इसकी 15 साल की एज में है जब ये जवान हुआ, सेम स्पीड सेम ताकत इसकी जब ये 100 साल का है या 140 साल का है तब रहती है। तो कोई इसके अंदर कहीं से भी कोई सिग्नल नहीं होता एजिंग का। ये उतना ही ताकतवर है, उतनी ही ताकत है इसके अंदर, उतनी ही स्पीड है, उतनी ही एजिलिटी है, सब कुछ सेम रहता है। इसकी बायोलॉजिकली अगर मैं बोलूँ तो इसकी बायोलॉजिकल एजिंग होती ही नहीं है। तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करूँ क्रोकोडाइल के बारे में, तो ये एज के साथ साथ ना बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, मतलब जब ये मर भी रहा है ना उस टाइम भी इसका साइज़ बढ़ रहा होता है। बहुत स्लो हो जाता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका बढ़ने का साइज़ स्लो हो जाता है, लेकिन इन जनरल इसका साइज़ बढ़ता जाता है। इंसानों में क्या है, इंसानों में तो साइज़ उल्टा आप देखोगे, जैसे जैसे हमारी एज होती है हम सिकुड़ते जाते हैं, हाइट कम हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, जो हमारी मसल्स की ताकत है वो ख़त्म होती जा रही है, हमारे सेंसेस वीक हो जाते हैं। ठीक है, कमज़ोर हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। क्रोकोडाइल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो स्ट्रेंथ गिर रही है, ना मसल की टाइटनेस गिर रही है, ना इम्यूनिटी ड्रॉप हो रही है। इनफैक्ट इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है। जितना ये खाता है वो सारा का सारा इसका साइज़ बढ़ने में लगता है। ठीक है, तो फिर अब सवाल ये है कि ये मरता कैसे है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है ये। ठीक है, इसकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। फिर ये मर कैसे रहा है जब ये हमेशा जवान ही रहता है? तो इसकी जो डेथ होती है कि बायोलॉजिकल एजिंग तो उसकी हो ही नहीं रही है। इसकी जो डेथ होती है उसका कारण होता है कि इसे कोई इससे बड़ा मगरमच्छ इसको मार दे, पहली चीज़, या इसको खाना ना मिले, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है। अगर मैं साइज़ की भी बात करूँ तो एवरेज ये 18 से 24 फीट तक का हो सकता है। ठीक है, जैसे एक मॉडल की हाइट कितनी होती है? 6 फीट होती है। ठीक है, एक ह्यूमन मॉडल है उसकी हाइट 6 फीट मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आप क्रोकोडाइल को कंपेयर करोगे तो क्रोकोडाइल 3 या 4 गुना लंबा है उससे। ठीक है, तो काफ़ी ह्यूज होता है। ठीक है, लेंथ वाइज तो उसको खाना भी चाहिए फिर अपने आप को सस्टेन करने के लिए, उतने बॉडी साइज़ को। और जैसे मैंने बोला इसकी साइज़ बॉडी का बढ़ता जाता है, जैसे इसकी एज बढ़ेगी इसका बॉडी का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ये उसको ना फिर खाना बहुत चाहिए होता है अपने उस साइज़ को मेंटेन करने के लिए। अब क्या होता है, उतना खाना मिल नहीं पाता, तो स्टारवेशन की वजह से इसकी डेथ हो जाती है, या ऐसे कोई इलनेस हो जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाएगी, या कोई बड़ा इसको और कोई क्रोकोडाइल मार दे। ठीक है, तो उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। बट इसकी डेथ बायोलॉजिकल एजिंग की वजह से नहीं होती, क्योंकि हमेशा जवान रहता है, बूढ़ा होता ही नहीं है। तो ये इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरा, अगर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करूं क्रोकोडाइल के बारे में, तो ये बहुत पुराने हैं। ये डायनासोर के टाइम पे थे। डायनासोर कब था? आज से अराउंड 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर था। अब 6.5 करोड़ साल पहले था डायनासोर, ये तब से हैं। इंसान तो बहुत नया है यार, हम लोग कौन है? हम लोग होमो सेपियंस हैं, हमें तो सिर्फ 2.5 लाख साल हुए हैं। तो ये 6.5 करोड़ साल पहले थे क्रोकोडाइल, और डायनासोर के टाइम पे थे। और डायनासोर तो एस्ट्रॉयड गिरा था, डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन ये खत्म नहीं हुए। डायनासोर खत्म हो गए लेकिन ये खत्म नहीं हुए। क्यों खत्म नहीं हुए? एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब डायनासोर मर गए, इतने पावरफुल एनिमल्स मर गए, डायनासोर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, लैंड प्रेडेटर्स थे, पानी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वाटर प्रेडेटर्स थे, एपेक्स प्रेडेटर्स थे। तो डायनासोर अगर खत्म हो गए तो ये कैसे बच गए? देखो हुआ क्या था, जब एस्ट्रॉइड गिरा था ना मैक्सिको पे, तो बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड था वो, शहर के साइज़ का था, 9-10 किलोमीटर के आसपास उसका डायमीटर था एस्ट्रॉइड का। तो उससे जब वो गिरा था ना, तो जो धूल उड़ी थी और जो सन है पूरा सन कवर हो गया था, और सब जगह कोल्ड हो गया था, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ठंड हो गई थी, क्योंकि जो सूरज है उसको ढक दिया गया था। तो ठंड बहुत हो गई थी, और साथ ही साथ जो डार्कनेस बहुत हो गई थी, अंधेरा बहुत हो गया था। तो डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि डायनासोर को चाहिए होता है बहुत सारा फूड खाने के लिए, क्योंकि डायनासोर वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमंस क्या है, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। तो वार्म ब्लडेड होता क्या है?
ठीक है, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। क्रोकोडाइल कोल्ड ब्लडेड है, डायनासोर वार्म ब्लडेड थे। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा मैं हल्के से ब्रीफ में आइडिया देता हूँ। ह्यूमंस भी हम वार्म ब्लडेड है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर जो हमारे ब्लड का है, हमारे ब्लड का वार्म है और क्रोकोडाइल के ब्लड का टेम्परेचर ठंडा होगा, ऐसा नहीं होता। वार्म और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब जो आप थर्मामीटर नापते हो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है थर्मामीटर में। तो हमारे इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, बाहर चाहे ठंड हो चाहे बाहर गर्मी हो, हमारे इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। अब बॉडी को उस टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये होता है वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो डायनासोर भी वार्म ब्लडेड थे, तो उनको जो इंटरनल टेम्परेचर था उसको खाने के लिए बहुत सारे खाने की जरूरत थी, उसको मेंटेन करने के लिए इंटरनल टेम्परेचर को बहुत सारे खाने की जरूरत पड़ रही थी, वो खाना उनको मिल नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जो क्रोकोडाइल है ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, इनको खाना नहीं चाहिए अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इन्हें जब गर्मी चाहिए होती है बाहर धूप में आ जाते हैं। अब मान लो धूप नहीं है, उस टाइम पे एस्ट्रॉइड गिर गया तो बाहर ठंडा बहुत था, डार्कनेस बहुत थी, ठीक है, तो ये हाइबरनेट हो गए। इसलिए क्योंकि देखो क्रोकोडाइल्स कौन है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जैसे कि छिपकली रेप्टाइल है, सांप रेप्टाइल है, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। तो ठंड में आप देखोगे ये दिखाई नहीं देते, ये सब हाइबरनेट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें खाने की जरूरत नहीं पड़ती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और क्रोकोडाइल बहुत लंबे टाइम तक, महीनों तक बिना खाने के रह सकता है, कुछ केसेस में सालों तक भी रह सकता है, ठीक है। इसीलिए ये बच गया और डायनासोर मारा गया। तो ये स्पेशल है क्योंकि तब से हैं, बहुत पुराने हैं। और ये तब से लेके अभी तक अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए, एवोल्यूशन इनमें ज़्यादा नहीं हुआ है। बाकी स्पीशीज़ तो आप देखोगे इवॉल्व हो गई हैं। जैसे इनफैक्ट बताऊँ, आप बर्ड्स देखते हो, अभी चिड़िया देखते हो, बर्ड्स देखते हो। बर्ड्स मालूम है आपको क्या है, बर्ड्स के जो एंसेस्टर थे वो डायनासोर थे। बर्ड्स के एंसेस्टर डायनासोर थे। बर्ड्स वही डायनासोर एक तरीके से जो उस टाइम पे बच गए थे। कुछ डायनासोर बच गए जो हवा में उड़ रहे थे, तो उन्हीं के एंसेस्टर ये बर्ड्स हैं। जो आपको बर्ड्स दिखाई दे रही है ना, ये एक तरीके से डायनासोर ही हैं, ठीक है। साइज और वैसे लगेगा नहीं देखने में, लेकिन ये जो प्रेजेंट मॉडर्न बर्ड्स हैं इनके एंसेस्टर डायनासोर थे, ठीक है। तो जान के हैरानी होती है। और देखो क्रोकोडाइल देखने में कैसा लगता है, मगरमच्छ देखने में बड़ा अगली सा लगता है, ठीक है। और क्लोज कैसे लगता है, हमें लगता है छिपकली है, बड़ी छिपकली टाइप के है, लिजर्ड टाइप की है, बड़ी है लेकिन बहुत। लेकिन सच्चाई ये है कि जो क्रोकोडाइल है वो छिपकली कम है और वो बर्ड ज़्यादा है। जी हाँ, एवोल्यूशनरी स्केल पे क्रोकोडाइल लिजर्ड के क्लोज नहीं है, एवोल्यूशनरी स्केल पे क्रोकोडाइल किसके क्लोज है, बर्ड के, ठीक है। तो ये बड़े वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। फिर अगर मैं बोलूँ क्रोकोडाइल के बारे में, एक चीज़ है कि इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट जो क्रोकोडाइल का ब्लड है ना, इस पर HIV वायरस जो है वो अटैक नहीं कर पाता ईजिली, ठीक है। HIV का जो वायरस है ना वो उस पर अटैक नहीं कर पाता क्रोकोडाइल के ब्लड पे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने और साइंटिस्टों ने इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी है, अभी कर भी रहे हैं, कि इसके ब्लड से हम कुछ एंटीबॉडीज़ निकाल सकें या कुछ केमिकल्स आइसोलेट कर सकें ताकि ह्यूमंस के काम आ सके। इनफैक्ट बहुत सारी हम ह्यूमंस को बीमारियाँ होती हैं बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। लेकिन बहुत केसेस में अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको एंटीबायोटिक्स भी नहीं मार पाते। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्रोकोडाइल है शायद उसके ब्लड को स्टडी करके, ठीक है, वहाँ से कुछ एंटीबॉडीज़ निकाल के, क्रोकोडाइल की इम्यूनिटी को स्टडी करके हम कुछ ऐसी दवाइयाँ तैयार कर पाएँ जिससे कि जो जब एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी पे काम नहीं कर पा रही, जिन बैक्टीरिया से हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, वहाँ पे हमारा जो क्रोकोडाइल का जो ब्लड है उससे जो हम एंटीबॉडीज़ निकाल रहे हैं या उससे जो हम सब्सटेंसेस आइसोलेट कर रहे हैं, शायद फ्यूचर में साइंटिस्ट और डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि हमें हेल्प हो पाएगी ह्यूमंस को, ठीक है। तो क्रोकोडाइल की जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये भी एक रीज़न है कि वो लंबे टाइम तक जी लेता है, उसकी एजिंग नहीं होती, क्योंकि जो छोटे मोटे इन्फेक्शन है उसको वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत ज़्यादा स्टडी है बॉडी, इम्यूनिटी वाइज ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि जो क्रोकोडाइल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब हम जनरली स्ट्रेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो हम बाइट फोर्स देखते हैं, जानवरों की जो काटने की जो ताकत है, ठीक है। जब वो किसी अपने एनिमी पे अटैक करते हैं तो कितनी तेज़ी से वो अपने जबड़े में उसको लेके ऐसे उसको बाइट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाइट फोर्स, ठीक है। तो क्रोकोडाइल की सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स मानी जाती है, कितनी है उसकी, अराउंड 3700 PSI। PSI एक यूनिट है जिससे हम बाइट फोर्स को मेजर करते हैं। तो अराउंड मोटा मोटा आप 4000 PSI पकड़ लो। अब कंपैरिजन किससे करें, इसका कंपैरिजन करते हैं हम एक टॉप लैंड प्रेडेटर से जिसका नाम है टाइगर, क्योंकि हम जनरली सोचते हैं टाइगर, शेर की हम बहुत बात करते हैं, ठीक है। तो जो शेर होता है उसकी जो बाइट फोर्स है वो सिर्फ 1000 PSI है। तो क्रोकोडाइल की जो बाइट फोर्स है वो टाइगर के बाइट फोर्स से कंपैरेटिवली 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब फिर
एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर लड़ाई हो जाती है मान लो टाइगर की और क्रोकोडाइल की, तो कौन जीतेगा? देखो अब ये डिपेंड करता है कि लड़ाई कहाँ पे होती है। ऐसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है, बड़ा मज़ा आता है लोगों को इन चीज़ों में। तो अब सवाल ये उठता है कि लड़ाई अगर होती है, लड़ाई हो कहाँ पर रही है? अगर लड़ाई ज़मीन पे होती है तो टाइगर जीतेगा। क्यों? क्योंकि टाइगर बहुत इंटेलिजेंट होता है और टाइगर इस चीज़ को सेंस कर लेता है कि जो उसका सामने वाला एनिमी है उसका वीक एरिया क्या है। टाइगर बहुत पावरफुल है, दे आर डिज़ाइन टू किल, ठीक है, टॉप एपेक्स प्रेडेटर है लैंड पे, ठीक है। इनफैक्ट खैर और भी लैंड पे बहुत अच्छे प्रेडेटर्स होते हैं जैसे कि बियर्स, ठीक है, पोलर बियर और ग्रिजली बियर, ठीक है। तो बियर्स बहुत तगड़े होते हैं नॉर्मली। थोड़ा सा अगर बियर के बारे में बताऊँ तो हम सोचते हैं कि बियर तो हमने, अरे यार वो जो हमने सर्कस में देखा है बियर, या हमने जो मदारी के साथ देखा है भालू, वो होता है बियर। ऐसा नहीं है, ठीक है। बियर बहुत तगड़े होते हैं, ठीक। कभी इनके बारे में बात करूंगा। तो पोलर बियर और जो ग्रिजली बियर्स हैं दे आर टॉप प्रेडेटर्स एज वेल, ठीक है। फिलहाल चलो बात करते हैं, वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगर टाइगर लड़ाई करता है क्रोकोडाइल से लैंड पे, ज़मीन पर लड़ाई होती है, तो टाइगर जीतेगा। कि टाइगर ज़मीन पे बहुत फास्ट है, बहुत एजाइल है और बहुत ज़्यादा फेरोशियस है, ठीक है। तो ज़मीन पे तो बहुत चांसेस हैं कि टाइगर ही जीतेगा। बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम चांस है कि क्रोकोडाइल जीत पाए ज़मीन पे। वो सिर्फ तब हो सकता है क्योंकि क्रोकोडाइल की जो पावर है, उसके जो बाइट फोर्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अगर सामने से अटैक होता है, जो कि होगा नहीं, जनरली जब टाइगर अटैक करता है ना क्रोकोडाइल, तो पीछे से करता है, ठीक है, और उसकी आंख पे अटैक कर देता है, ठीक है, गर्दन पे, आंख पे, यहाँ पे करेगा, पीछे से करेगा। और क्रोकोडाइल इतना तेज़ मूव नहीं कर पाता लैंड पे, ठीक है, और टाइगर ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा एजाइल है, स्पीड ज़्यादा है उसकी। तो चांसेस है टाइगर जीतेगा। लेकिन अगर सामने से बाई चांस सामने से अटैक हो जाए और क्रोकोडाइल अगर उसको पकड़ लेता है, उस अपने मुंह में पकड़ लेता है टाइगर को, क्योंकि उसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो टाइगर हार जाएगा। लेकिन इसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऐसा होगा नहीं, ऐसे अटैक होगा नहीं, टाइगर पीछे से अटैक करेगा ऐसे, ठीक है। अब लेकिन लड़ाई अगर पानी में हो जाए, ठीक है, जो मेन गेम है क्रोकोडाइल को पानी में, वो ज़्यादा डिजाइंड है किल करने के लिए पानी में, ठीक है। तो पानी का समझ लो एक तरीके से वो बादशाह टाइप का है। और पानी में जो उसकी स्पीड होती है क्रोकोडाइल की, बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? जैसे हमें लगता है, हम तो जैसे देखते हैं ना कहीं क्रोकोडाइल को, हमने कभी आपने देखा हो चिड़ियाघर में, तो हमें लगता है यार तो बहुत आलसी सा है, बस पड़ा रहता है, हिलता ही नहीं है, ठीक है। मेरा भी यही परसेप्शन था। मैंने जब उसको फर्स्ट टाइम जू में देखा था तो मुझे लगा तो यार हिलते ही नहीं है, लेटे रहते हैं, ठीक है, बड़ी लेजी से, आलसी से हैं। लेकिन ये गलत फहमी थी मेरी, क्योंकि पानी में क्रोकोडाइल बहुत तेज़ है, बहुत फेरोशियस हो जाता है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत डेडली है। पानी में स्पीड मालूम है कितनी होती है इसकी जब ये तैरता है पानी में? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट स्विमर है वो माइकल फेल्प्स है। उसकी टॉप स्पीड मालूम है कितनी है माइकल फेल्प्स की? 6 माइल्स पर आवर। सोचने में लगेगा 6 माइल्स पर आवर क्या होती है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है एक इंसान के मुकाबले, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमंस में कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा स्पीड है 6 माइल्स पर आवर। तो ये है वर्ल्ड के टॉप स्विमर की, ह्यूमन स्विमर की, 6 माइल्स पर आवर माइकल फेल्प्स की। अब कंपैरिजन इसका कर लो यार आप क्रोकोडाइल से। क्रोकोडाइल की स्पीड मालूम है कितनी है? 35 माइल्स पर आवर। 35 माइल्स पर आवर टॉप ह्यूमन स्पीड, 6 माइल्स पर आवर पानी में। टॉप क्रोकोडाइल की स्पीड 35 माइल्स पर आवर पानी में। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा तेज़ है वो पानी में। तो ये हमारी गलतफहमी है क्योंकि हमने उसको लैंड पे देखा, हमें लगता है तो बहुत आलसी सा है, हिलता ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ है वो, पानी बहुत फुर्तीला है, स्पीड है उसके अंदर काफ़ी। तो अगर पानी में लड़ाई हो रही है तो 90% चांस है क्रोकोडाइल जीतेगा, वहाँ टाइगर हार जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इनकी लड़ाई कहाँ पे हो रही है, क्रोकोडाइल की और टाइगर की। टाइगर और क्रोकोडाइल दोनों ही एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, बस ये डिपेंड करता है कि वो लैंड पे ज़्यादा पावरफुल है और वो पानी में ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो गाइस ये एक मैंने वीडियो बनाया, पढ़ रहा था मैं क्रोकोडाइल के बारे में, अच्छा लगा तो मुझे लगा आप सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं मेरे, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को सबके साथ शेयर करें। बाकी मुझे कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टाइप की और वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।